हाँ जी, एक बार मुझे आप बता देंगे कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम में किया हुआ है ग्रेजुएशन, और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश में कर रखा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। एक बार मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले इंग्लिश वाले ज़्यादा है या हिंदी वाले ज़्यादा है या बराबर है। एक बार आप लिख दीजिए। ज़्यादातर इंग्लिश वाले हैं तो हम उस हिसाब से चलेंगे, दिक्कत दोनों को ही नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख पा रहा हूँ इंग्लिश वाले ही है। हाँ जी, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, दिख रहा है जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाले हैं। तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कमेंट कर रहा है, एक बार इसको देखना। एक मिनट, वो मैसेज डाला सर को, एक बार मैसेज तो डालो, पता तो रहे कौन है, पता तो करो इसका। हम्म। हाँ, इसको ब्लॉक करो, फालतू क्लास का माहौल खराब कर रहा है, कोई सेंस है नहीं। ब्लॉक करो, परमानेंट ब्लॉक करो, ऐसा कोई भी है परमानेंट ब्लॉक करो। जो पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम है, जो सीरियस है, अपने को उनसे मतलब है ना। जो भी है, आप स्टूडेंट सारे ध्यान देंगे। आपके ऑड कमेंट्स दिख गए तो दिखते ही आप लॉक होंगे, आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना आप। हाँ, तो आप इधर ध्यान देंगे, बाकी सब लोग। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक अपना। इस टॉपिक में हम देखेंगे बेसिक से। आपके सेकेंड यूनिट में एक चीज़ लिख रखी है, शब्द रचना। शब्द लिख रखा है, तो शब्द कैसे बनता है इसके बारे में हमने कल बात की थी। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक योग है। वर्णों का योग है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये अधूरा है, लेकिन ये वर्णों का क्या है? सार्थक योग है। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कमल, कलम और मकल। ये तीनों है जो वर्णों का योग है, लेकिन सार्थक योग में ये दो ही है जिनका कोई अर्थ है। कमल का मतलब होता है एक फूल, और कलम का मतलब होता है पेन। मकल का मतलब कुछ विशेष होता नहीं है, ये सिर्फ वर्णों का योग है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्णों पे। वर्णों पे बात करने जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला। हम वर्णमाला देखते हैं, वर्णमाला में क्या क्या चीज होती है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, वर्णमाला में हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, और फिर हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। क्योंकि स्वर और व्यंजन अगर आपके क्लियर रहेंगे तो संधि में आपकी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि स्वर का बेसिक आपके क्लियर है तो मात्राओं से संबंधित है। स्वर से संबंधित जो स्वरागमन की वजह से और व्यंजनागमन की गलती की वजह से जो शब्द शुद्धि में गलतियां होती है, वो गलतियां भी आपके नहीं होगी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, मैं देख लिया आपके कमेंट्स। अब इधर ध्यान दीजिए। अब
स्वर से संबंधित चीजें हम क्लियर करेंगे, व्यंजन से संबंधित क्लियर करेंगे। 1-2 दिन का समय इन पे लेंगे और इनमें से जो बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्वर ऐसा है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे संयुक्त क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चार्ट के जरिए, तो आप उस पर देखिए। हमने कल बात की हम कैसे चलेंगे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का टॉपिक। हमारे सिलेबस में लिख रखा है व्याकरण वाला प्रीलिम्स के सिलेबस में, और उसके बाद में व्याकरण का अगला भाग जो रिटन में आ जाता है कॉम्पोजिशन का सेगमेंट। तो वहां तक की जर्नी कैसे तय करेंगे उसके बारे में जानिए आप। हम सबसे पहले आज की क्लास का अपना एजेंडा है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम चीजें समझेंगे। जहां तक आपकी चीजें समझ में आ रही है वहां तक इस क्लास को करेंगे। क्लास का टाइम वही रहेगा, लगभग 60 मिनट का। और उसके बाद में हम जाएंगे शब्द के बारे में। 2-3 दिन का समय हम शब्द के बारे में देंगे। उसके बाद में हमें समझ में आएगा पद क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य से संबंधित 2 टॉपिक अपने सिलेबस में है, पहला वाक्य रचना, दूसरा वाक्य शुद्धि। फिर शब्द के बारे में ज्ञान होने के बाद में हम ये पता चल जाएगा शब्द शुद्धि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उसमें क्या गलतियां होती है, कैसे गलतियां होती है, समास के वक्त क्या ध्यान रखना होता है, दिवारात्रि होता है या दिवारात्र होता है। और उसके अलावा हम देखेंगे स्वर से संबंधित अगर हम अतिरिक्त स्वर लगा देते हैं और व्यंजन आगमन से क्या गलती होती है, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। सिलेबस हमने कल डिस्कस कर लिया था। जो सिलेबस की क्लास में कल थे वेल एंड गुड, अगर नहीं थे तो आप बता सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे, वो आप खुद देख लीजिए। तो हमारी जर्नी कुछ इस प्रकार रहेगी, जिसमें वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में शब्द, फिर वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ हमने चीज समझी थी, आपको कहाँ क्या नोट करना वो चीज मैं बता दूंगा आपको। शब्द से, शब्दों के योग से ही पद बनते हैं। पद क्या होते हैं? पद के अंदर विभक्ति लगी होती है, विभक्ति युक्त जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं पद। अब विभक्ति क्या होती है, आपको कहाँ कौन सी चीज नोट करनी बता दी जाएगी। विभक्ति क्या होती है? शब्द के साथ लगा हुआ प्रत्यय या कोई चिन्ह, क्रियापद से संबंध जो बताने का काम करता है। ये फ्लो चार्ट है, आप इसमें स्ट्रेस मत लीजिए। फिर पदों के योग से ही बनता है वाक्य, और वाक्यों के समूह से ही अवतरण, जिसको हम बोलते हैं पैसेज। अवतरण से संबंधित चीजें आपके सिलेबस में अगर देखेंगे आप, आरजीएस मेंस के सिलेबस में निबंध लिख रखा है। अगर आपके शब्द अच्छे होंगे, शब्द चयन अच्छा होगा, तो आपके वाक्य अच्छे होंगे। पद से संबंधित आपकी जानकारी अच्छी होगी तो वाक्य छोटे और संक्षिप्त होंगे। जितने वाक्य अच्छे होंगे उतना ही आपका गद्यांश पढ़ने का स्किल भी अच्छी होगी, और साथ के साथ आप आर्टिकल लिखने में हो चाहे ऐसे लिखने में हो, इन सारी चीजों में सहज महसूस करेंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्याकरण। तो पहले व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या है? कोई बताना चाहेगा व्याकरण का मतलब क्या है? व्याकरण कहते हैं किसे? व्याकरण की परिभाषा क्या हो सकती है? वैसे हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बात करें तो वो विषय जिसमें हम धन से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही व्याकरण में क्या होगा, पहले आप ये जानिए कि इसमें होगा क्या और हमें क्या करना है। कोई बताना चाहेंगे? तो हम हमारे सेगमेंट में जो चीज है उसके अकॉर्डिंग हमें इस शब्द का ऑपरेशन करना है, इसकी शल्य क्रिया करनी है। जैसे कल बताया था इसमें कितने उपसर्ग है, तो हमने देखा इसमें वी है, फिर आ है और फिर करण है। तो इस प्रकार कुछ वी धन आ धन करण, इस प्रकार से व्याकरण शब्द जो है हमारे सामने आया। अब हम देखते हैं व्याकरण की संक्षिप्त में परिभाषा क्या हो सकती है। क्या ऐसा नहीं होगा कि नियमों का संकलन होगा कुछ जो व्याकरण से संबंधित होंगे, जो भाषा को सही लिखने से संबंधित होंगे? हमें वाक्य शुद्धि करवाई जा रही है, शब्द शुद्धि करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है? तो वो देखिए, भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन, शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन। हिंदी लिख आप सब लेते हैं, बोल आप सब लेते हैं, लेकिन इसको शुद्ध कैसे लिखना है इसके कुछ नियम है। उन नियमों को हम आसान भाषा में समझेंगे, उन नियमों के जरिए आप शुद्ध लिख सकेंगे। तो यही व्याकरण का उद्देश्य होता है। व्याकरण में कुछ नहीं होता, नियम होते हैं, उन नियमों पे हम बात करेंगे। और फिर
उन नियमों को आप अप्लाई करेंगे तो आप शुद्ध लिखने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं वर्णमाला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला को अगर हम बोले तो ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट देखते हो, इंग्लिश में अल्फाबेट से ही चीजें शुरू होती है, ठीक वैसे ही हिंदी में वर्णमाला से चीजें शुरू होती है। अब वर्णमाला का कैसे क्या निर्माण हुआ, आपने चीजें पढ़ी होगी, सबसे पहले स्कूली दौर में पढ़ी होगी, हिंदी तो सबने पढ़ी होगी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि क परिवार सबसे पहले आता है, उसके बाद में च आता है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि च को पहले लिख लिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके बाद में ट आता है। क्या क च के बाद में क परिवार ले ले तो क्या ऐसी तूफान आंधी तूफान आ जाएगा, और क के बाद में ट को ले लिया जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। कोई बताना चाहेगा कि ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप सोचिए, नोट करके रखिए साइड में। अब हम बात करते हैं स्वरों के बारे में। सबसे पहले कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, स्वतः उच्चारित किस्म को होते हैं। व्यंजन की परिभाषा में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे पहला और बेसिक प्रश्न बनता है स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 11। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर है कौन कौन से। अ से शुरू होते हैं और आउ तक जाते हैं। एक बार आप देखिए साथ के साथ, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। इनके बारे में हम बात करेंगे। अब आपने एक चीज अगर नोटिस करी होगी तो स्वर की मात्राएं कितनी होती है। जो स्वर लिख रखे हैं वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती है इसके बारे में कमेंट कीजिए। स्वर की मात्राओं को देखिए आप, कोई बात नहीं, नहीं आ रही चीजें तो सीख जाएंगे। अ में कोई मात्रा नहीं होती, ये ध्यान रखना है। स्वर की संख्या पूछे तो 11, और वही मात्रा पूछे तो इसमें से अ की माइनस कर देनी है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब 10 मात्राएं होती है। अब मात्राएं कैसे होती है वो भी देख लीजिए, नोट करनी है। नोट कब क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। आ में जो मात्रा लगी हुई है ये मात्रा रहेगी आ में। ये ई की मात्रा आप लगे हुए देखते हो, जैसे न में ई की मात्रा, जैसे न में बड़ी ई की मात्रा, न में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, और न में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है। यही र के संदर्भ में आप देखोगे तो बिना गांठ के लिखी जाती है, बड़े ऊ की मात्रा गांठ के साथ में लिखी जाती है। उसके बाद में री की मात्रा जब लगी होगी तो ऐसे लगी होगी, आपको लगता होगा ऊ की मात्रा, पर ऊ की मात्रा नहीं होती है। फिर ए की मात्रा जिसमें एक डंडा होता है, आई की मात्रा जिसमें दो डंडे होते हैं, फिर ओ की मात्रा, फिर आओ की मात्रा। तो इस प्रकार, और ये न लिखा जाता है, ये ना और ये न व्यंजन के तौर पर न हलंत के साथ आता है। हलंत में जब अ जुड़ता है तब न बनता है, जिसको हम उच्चारित करते हैं। बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं हो सकता, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार स्वर कितने होते हैं, 11, और स्वर की मात्राएं होती है 10। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्वर की परिभाषा का जिक्र हमने पहले ही कर लिया, बिना सहायता जो उच्चारित होती है। शॉर्ट में लिखे हुए इसीलिए लिखे हुए ताकि आपका रिविजन जल्दी हो। फिर वर्णमाला की चीज हमने बताई दी परिभाषा पहले। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, भाषा की लघुतम इकाई। वर्णमाला है क्या अगर पूछे तो क्या है, भाषा की लघुतम इकाई, इसी से भाषा शुरू होती है। और जिसने जापानीज लिखा है वो बता दीजिए जापानीज में वर्णमाला कौन सी है, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।
स्क्रीन की क्वालिटी पे नहीं, कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप इनको रिवाइज करेंगे आपके लिए आसान रहेगी ये चीज़ें। फिर हम देखें अगर, तो अ का ही बड़ा रूप है आ। आपको सारा यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा तो मैं लिख लेता हूँ। अ का ही बड़ा रूप है आ, ई का बड़ा रूप ई, ऊ का बड़ा रूप। आपको क्या चीज़ समझ में आई? बड़ा रूप जिसको हम यूं बोल रहे हैं लेमन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। इनका दीर्घ रूप क्या है? मूल स्वर की बात करें तो अ का बड़ा रूप ये है, इसका मतलब अ मूल स्वर है, ई मूल स्वर है, उ मूल स्वर है, और क्या हो सकता है? तो री मूल स्वर है। एक ऐसा मूल स्वर जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। अगर आपके पास में ये प्रश्न हो, पेपर में ये दिया गया हो जिसका मूल रूप नहीं होता, और ऑप्शन में लिख रखा हो अ, उ, ई और री, तो आंसर होगा री। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जब मूल है तो इसके अलावा बाकी कैसे बने। इनके बड़े रूप के रूप में हमने ये चीज़ें देख ली कि इनके दीर्घ स्वर के रूप में ये है और इसका दीर्घ रूप होता नहीं है। अब हम देखेंगे कि इनको कॉमन लेना है, अ और आ को। अ और आ को कॉमन लेने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे आगे अगला स्वर के रूप में आता है ई। ई में हम क्या देखेंगे? ई और बड़ी ई, जब ये दोनों मिलते हैं, इसमें इन दोनों का जब मिलन होता है तब बनता है ए। अगर आपको यहाँ से नहीं सब कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, नहीं तो रटने के तौर पे हो आप, तो रटने के लिए तो ये चीज़ है ही है कि ए कैसे बनेगा। तो अ और आ में जब ई या बड़ी ई जुड़ेगी तब ए बनेगा। अब अगला हमें देखना है कि ये कॉमन रहेगा। फिर आता है ऊ और बड़ा ऊ, इसके साथ में हम इनको जब जोड़ते हैं तो बनता है ओ। अब आप पूछेंगे ये रह गया, तो जब आप इसके अंदर अ और आ को जोड़ेंगे तब ये बनेगा। इसमें क्या कॉमन जोड़ना है? अ और आ सब में कॉमन है। अब ये काम आएगा अपने संधि में, संधि को समझने के लिए ये चीज काम आएगी। इसके बाद में हम देखते हैं बड़ा ऊ और ऊ ये जब जुड़ते हैं तब बनता है ओ, और इसमें अ या आ जुड़ता है तब बनता है औ। तो इस प्रकार स्वरों का निर्माण होता है। अब हम स्वर भेद देखते हैं। स्वर भेद देखेंगे, जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की वो आपको इस चार्ट में लिखी हुई है। आपको वैसे समझ में आ जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज ये चीज़ तो लिखी हुई है ही यहाँ पे। अब देखिए स्वर भेद के आधार कितने होते हैं। प्रश्न यही, पहला प्रश्न यही बनता है, स्वर भेद के आधार कितने होते हैं? ऑप्शन होते हैं 4, 5, 6, 7। तो स्वर भेद के आधार होते हैं 5। फिर रचना के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के, उसके बारे में हम बात करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। रचना, रचना का मतलब बनना, जो हमने अभी बात की। रचना के आधार पे हम देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर की बात हमने की अ, ई, उ और री। यहां से प्रश्न उठता है कौन सा ऐसा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं है, तो वो री है। कैसे? आगे आइए। अब हमने देखे थे समान और असमान, हमने योग करके देखा था। मूल स्वर हमने देख लिए, इन्हीं का दीर्घ रूप आ, बड़ी ई, ओ, और री का कोई दीर्घ रूप होता नहीं है। तो समान स्वरों के योग को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। प्रश्न लिखा आता है समान स्वरों के योग को क्या कहते हैं, नीचे ऑप्शन हो रखा होता है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, यौगिक स्वर और संयुक्त स्वर। तो अपना आंसर सही होगा, दीर्घ स्वर बोलते हैं इनको। समान स्वरों के योग को दीर्घ स्वर बोलते हैं। लाइनें लिखनी है तो लाइनें भी लिखवा दी जाएगी और लाइनें लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब जो हमने देखे थे
कि असमान स्वर उनका योग करते हैं तब बनते हैं संयुक्त स्वर, जिसमें ए, आई, ओ और औ। ये बनते कैसे हैं इसके बारे में हमने बात करी थी कि इनको कॉमन लोगे अ और आ को, उसके बाद में ये जब जुड़ेंगे ई और बड़ी ई तब बनेगा ए, और इसमें अ और आ जुड़ेगा तब बनेगा आई। फिर वही चीज अ और आ कॉमन आ गया, उ और बड़ा ऊ, इनको जोड़ोगे तब बनेगा ओ, और इसमें अ और आ जोड़ोगे तब बनेगा औ। मतलब संयुक्त स्वर क्या है, जिसमें असमान स्वरों का योग है, अ आ जुड़ रहा है, किसी में ए और आई जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन अपना रचना के आधार पर। यहां तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट ऑन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, इनको करने दो, इनका स्तर भी तो पता चले। माइक बंद करना मेरा एक बार, और सर को कॉल लगाना। हम्म। हाँ, डिजर्व ही नहीं करते ये। एक मिनट करना। एक बार बात करो, बात करो। हेलो सर, क्या करना है? गजब गिरे हुए बच्चे हैं। हम्म। नहीं, ये एनरोल है या फिर ये जो भी है अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें अब ये भी पता नहीं चल रहा है ना कि स्टूडेंट कौन से हैं जिनको जनरली डाउट है, किनको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं वो तो, नहीं वो तो क्लास की स्टार्टिंग में ही कर दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने क्लास कंटिन्यू रखी, मैं तो बंद करने में था फिर। हाँ नहीं, क्योंकि लिंक भेजना ही नहीं है। हम्म। हाँ क्योंकि, हाँ बहुत निकृष्ट, क्या सेंस है फिर, इतनी अपन प्रिपेयर करके आते हैं चीज़ों को और उसके बाद में हम्म। ठीक, ठीक है, बात कीजिए। हाँ, माइक ऑन करो अब आप।
हाँ जी, जिनको पढ़ना है आगे कंटिन्यू करना है उनके लिए क्लास चल रही है। जिनको नहीं पढ़ना है, अपने घर के संस्कारों का प्रदर्शन करना है, उन्होंने यथा उचित अपना प्रदर्शन कर लिया है और काफ़ी अच्छा खासा आपका प्रदर्शन रहा है। इसके लिए आप काबिल तारीफ है। अभी अपना समय खराब मत कीजिए, समय रहते यहाँ से निकलते बनिए। और बाकी जो सीरियस है उनके लिए कल से लिंक उन्हीं को भेजा जाएगा जो एनरोल हो जाएंगे, या फिर जिनको आगे कंटिन्यू करना है उन्हीं के लिए चीज़ें करवाई जाएगी। क्योंकि जिनके खुद के पास भरपूर समय है उनको न तो दूसरे के समय की कदर होती है और न उनको अपने फ्यूचर से कोई विशेष लगाव होता है। तो उनका काम जो है वो अपना कर रहे हैं 100% लगन के साथ में। तो हमें भी अपना काम अपनी लगन के साथ में उसी प्रकार करना है। आज क्लास बिना किसी के भी कमेंट दे के ली जाएगी। कल से हम कमेंट देखेंगे बच्चों के, जो जेन्युइन होंगे, जो आगे कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी कमेंट को। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसलिए समझाई जा रही है ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। कई बच्चों को दिक्कत ये होती है कि छोटी बड़ी की मात्रा में दिक्कत होती है, छोटे बड़े की मात्रा में दिक्कत होती है। तो इसलिए ये चीज़ें डिस्कस की जा रही है। बाकी इनका आपके कोई विशेष योगदान है नहीं इन चीज़ों का। लेकिन प्रश्न क्या बनते हैं वो 10 से 15 प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे, वो साथ के साथ बताए जा रहे हैं, वो आपको नोट भी करवाए जाएंगे। अभी क्लास के लास्ट के टाइम में मैं नोट करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको। बाकी अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और आप भी अपना कमेंट बंद कर लीजिए, कोई विशेष जरूरत है नहीं आपको देखने की। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ भिजवा दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो हमने ये बेसिक सी चीज़ देखी और उसके अलावा डिटेल में चर्चा करनी थी इस टॉपिक की, पर इसको हम संक्षिप्त ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए तो किस स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अ का उच्चारण स्थान मैं आपको बता दूं, अ का उच्चारण स्थान अपन जब बोलते हैं अ आ, तो अपनी जो ध्वनि है वो कंठ से उच्चारित होती है। तो अ और आ इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। और ये शब्द ये कैसे बने स्वर, इसके बारे में हमने जो बात की थी तो वो यहाँ काम आएगी। एक एक स्लाइड पे बात की गई, हर एक अगली स्लाइड जुड़ती जाएगी उससे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। और ई और बड़ी ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो अपनी ध्वनि है जो तालु की ओर टकराती है और वहां से फिर इसका उच्चारण होता है। आप बोल के देखिए आराम से। उसके बाद हम ओस्ट की बात करते हैं। जब ऊ और बड़े ऊ का जब उच्चारण करते हैं तो होठ राउंड होते हैं, अपने लिप्स राउंड होते हैं। अब हमने बात की थी कि जब कंठ की ध्वनि और तालु की ध्वनि जब मिलेगी तब कंठ तालव्य बनते हैं। हमने देखा था अ और आ में ई और ई जब जुड़ती है तब जाके ए और आई का निर्माण होता है। तो जब कंठ और तालु वाली चीजें जब जुड़ेगी तो अगला जो प्रकार होगा तो वो कंठ तालव्य होगा। और जो इनके योग से जो बन रही है वो ए और आई है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। तो ये ध्वनियां जो होगी इनको कंठ तालव्य बोलते हैं। आपसे कुछ नहीं, सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी ध्वनियां कंठ तालव्य है। जब हमसे ये चीज पूछी जाएगी ना, कंठ तालव्य कौन सी है, तो वहां हमें पता होगा कि ये स्वर बने कैसे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में होगा अ और आ का। उसके बाद में आपके पास में होगा ई और बड़ी ई का। उसके बाद में होगा ओ और आऊ का। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन होगा ए और आई का। अब आप यहाँ देख रहे होंगे अ और आ ये कंठीय है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कंठ तालव्य कौन सी है। जब हम इस पे बात करेंगे तो हमने जो पीछे चीज देखी थी, जो फ्लो चार्ट में हमने चीज देखी थी कि ये बने कैसे हैं। जब हम ई और ई की बात करें तो ये तालव्य है, तो ये अपना कट गया, ये अपना कट गया। देखा जाए तो ये दोनों आंसर होते हैं। अब इन दोनों के मेल से जो चीज बनी है वो डी ऑप्शन है, तो अपना आंसर डी होगा। और ये चीज सी ऑप्शन वैसे ही कट जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे आंसर निकालना, वो चीज मैं साथ साथ बताए चल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस प्रश्न जब दिए जाएंगे तब आपके आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब री की बात करें तो री के बारे में कई बार स्वतंत्र प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी ध्वनि मूर्धन्य है। तो इतने हमने विभाजन देखे। मैम माइक बंद कर लीजिए। हम देखते हैं री के बारे में। जब देखा जाता है कि कौन सी ध्वनि मूर्धन्य है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, स्वर में से 4 ऑप्शन उठा लिए जाते हैं जिसमें से एक होता है री।
और ये पूछा जाता है कौन सी ध्वनि मूर्धन्य है। सारी चीजें पढ़ लोगे, 5 प्रश्न अगर इस बेसिक चार्ट में से आ गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी से आपके आगे प्रश्न बनेंगे, संधि की बनेगी, नहीं तो संधि समझ में नहीं आएगी। फिर कुछ कमेंट्स देख के ऐसा लगता है आप सीधे संधि का टॉपिक ही डिजर्व करते हो, आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आपको बेसिक क्लियर करवाया के आगे की चीजें पढ़ाई जाए। जो मात्राओं की गलतियां होती है, उनके गलती होने के सबसे बड़े कारण यही है कि आपके बेसिक क्लियर नहीं है और वो क्लियर भी नहीं करना चाह रहे हो आप। आगे देखिए, हम देखते हैं जीभ के आधार पर। तो ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दो ऊपर के हमने देखे थे विभाजन, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एसआई की बैच के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर आप भी फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इंटरव्यू में भी हिंदी जब आपके सिलेबस में है, प्रीलिम्स में है, मेंस में है, इंटरव्यूअर ने अगर चीज पूछ ली, हिंदी का कोई बैठा हुआ 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 आपको मिला, तो आपके तो नेगेटिव इंप्रेशन का कारण बन जाएगा। तो इस चार्ट को ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर आपको इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो वो अ और आ है जो मध्य स्वर के रूप में है, और अग्र स्वर जिसमें हमारी जीभ का लोकेशन क्या रहता है बेसिकली, अ आ बोलते जब हमारे माउथ के मिडल में जीभ का स्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद में जब ई और ए आई जब हम बोलते हैं, जीभ के आगे का मूवमेंट जो भाग जो मूवमेंट करता है वो ए और आई के संदर्भ में करता है। और ये पश्च स्वर उ उ ओ औ, ये लास्ट के ये चीजें जब आप बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा, बाकी आपके विभाजन ये काम के है नहीं। अभी ये वृत्ताकार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, कौन से वृत्ताकार है कौन से अवृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का मतलब कुछ नहीं होता, वृत्ताकार का मतलब होता है गोल। कौन से ध्वनिया का उच्चारण करते समय अपने होठ जो है राउंड शेप में होते हैं, तो वो हम देखते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आऊ, क्योंकि ये मिलके भी इन्हीं से ही तो ये मिलके बने हैं, तो ये एक कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर बचे हुए अवृत्ताकार में आएंगे। तो ये इनका होठों के आधार पर वर्गीकरण है। स्वर के बारे में हमने बेसिक सी चीज बात कर ली। पहली चीज तो हमने देख लिया स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, कौन से मूल स्वर है जिनका दीर्घ रूप नहीं होता, तो उसमें हमने री वाला देखा था। और स्वर की परिभाषा में हमने देखी, जो बिना सहायता उच्चारित होते हैं उनको स्वर कहते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ के आधार पर और होठों के आधार पर बात की थी। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, स्वर की परिभाषा वाला ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे आगे व्यंजन पे, व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन व्यंजन कैसे क्या कैटेगराइज किए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा ही था कि किस प्रकार से क परिवार पहले आता है, क वर्ग पहले आता है, फिर च आता है, फिर ट आता है, फिर त और फिर प। बहुत अच्छे से डिटेल में बताने का था इनको प्लान, पर कुछ डिजर्व नहीं करते तो दिक्कत होती है वहां पे। अब आप देखिए, जब क परिवार के जितने भी वर्ण है जब बोलते हैं हम, तब अपनी जो ध्वनि है वो कंठ से आती है। आप एक बार बोल के देख लीजिए मन में। तो जब भी हम बोलते हैं तब क परिवार कंठ से, च की ध्वनि जब भी हम बोलते हैं च परिवार की, तो अपनी जो जीभ है वो तालु की तरफ टच होती है। तो फिर च छ ज झ य, जब ये अपन बोलते हैं इस परिवार के, तब पांचों में ही अपनी ध्वनि तालु से टकराती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुर्दा की, तालु के बाद वाला दांतों से ऊपर वाला हिस्सा, मुर्दा की बात करते हैं, जिनको मसूड़े वगैरह भी आप बोलते हैं। तो ट ठ ड ढ और य, इनकी जब हम बात करें तो ये दांतों के जस्ट ऊपर वाले हिस्से पर अपनी जीभ टकराती है। फिर हम बात करते हैं त के बारे में, जब त वाली लाइन हम बोलते हैं तब ये दांतों से टकराती है। और फिर प वाली जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ मतलब होठ का पर्यायवाची ओष्ठ, तो होठों से दोनों होठ जो क्लोज होते हैं प ह, लेकिन यहाँ पे जब नुक्ता होता है इसको नुक्ता बोलते हैं। एक बिंदी लगा लेते हैं, जब ये प ये फ है, इसको जैसे इसके अनुसार तो बोलते हैं हम फ, लेकिन ये होता है फ जब हम नुक्ता लगा देते हैं। तो इनके बारे में भी हम बात कर देंगे, इनको क्या बोलते हैं। तो
अब देखिए, अब आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि क वाली लाइन पहले क्यों आती है, उसके बाद में ये क्रम कैसे बना। तो कंठ से लेके होठों तक जो अपने बोलने का उच्चारण स्थान का क्रम होता है, उसके अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये अघोष, घोष, घोषीकरण का नियम, अघोषीकरण का नियम, ये सारे संधि में लगते हैं। तब संधि के वक्त ये चार्ट वापस बताऊंगा आपको, और उस वक्त इसका वापस एक बार रिवाइज करवाऊंगा। अभी आपको बताने का सेंस है नहीं, तब तक ये कंफर्म एक बार स्टूडेंट्स की छटनी हो जाए, वो जरूरी है। अब आप देख लीजिए आगे का। इनमें स्टूडेंट की दिक्कत होती है, इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में ये लिखे जाते हैं। हिंदी वालों को पता होता है, हिंदी वालों को उतना ही पता होता है जितना अंग्रेजी वालों को पता होता है, तो वो भी ज़्यादा उसमें नहीं रहे। जब आपको दे रखा होगा ऑप्शन के अंदर, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें इनको सफल कर रखा होगा किस क्रम में कौन सा रहेगा, तो इसको एक तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं य, र, ल, व, ये अंत्यस्थ ध्वनियाँ हैं। और फिर श वाला परिवार आप अगर हम देखें तो ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ, इनकी जब हम बात करते हैं तब इनका निर्माण कैसे हुआ, इस पे भी प्रश्न आ जाता है कि श का कैसे हुआ। अब इसमें क आधा होता है और श पूरा होता है, इसके बाद में क्ष बनता है। अगर किसी के पास में कीपैड फोन हो या हिंदी फ़ॉन्ट हो तो आप टाइप करेंगे, जब क आधा लिखेंगे फिर श लिखेंगे तो स्वतः ये क्ष बन जाएगा। त्र लिखने के लिए आधा त होता है, फिर र पूरा होता है, उसके बाद में त्र का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं ज्ञ, जिसमें आधा ज होता है और फिर य होता है, तब जाके ज्ञ बनता है। पुराने वाले फ़ोन में जब नंबर सेव किए जाते थे, कुछ नाम ऐसे होते थे, तो उनको लिखने के लिए आपके पास में बार बार आपको मिटा के टाइप करना होता था, तब जाके आपसे बड़ी मुश्किल से क्ष बनता था। अगर किसी का सरनेम क्षत्रिय हो और आपको नाम लिखना हो तो ये लिखने के लिए कई बार स्टूडेंट या अपन ने कई गलतियां की होगी, ये भी लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, लेकिन ये बनता कैसे, कहलन और श से ये इसका निर्माण होता है। फिर हम श्री वाला जो लिखते हैं तो उसमें श आधा होता है, श प्रथम श वो आधा होता है, फिर र, तब बनता है श्री का श्र। तो ये घोष अघोष क्या है, अल्प प्राण महाप्राण, प्राण का मतलब ये होता है उच्चारण में लगने वाला समय, इसकी आपको जरूरत है नहीं। अब जो चार्ट आपको बताया गया है, आपको अगर समझ में आया है तो आपको ये समझ में आएगा। और आगे के लिए 2-3 नोट कर लीजिए। जो ड है, ड के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये मुर्दा से उच्चारित किया जाता है, हमने देखा था। ट वाला लाइन की बात करें हम तो ये मुर्दा से उच्चारित होती है, इसलिए ड क्या है, मूर्धन्य। सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, आपके काम का नहीं है अभी। फिर हम देखते हैं इनका क्रम, ये कैसे बने, इसके बारे में आप देख लीजिए, ये अलग से लिख रखा है। अब जिनके साथ में नुक्ता लिखा होता है, कई बार हमारे शब्द शुद्धि में गलतियां होती है, शब्द शुद्धि में आप ध्यान नहीं रखते, नुक्ता लग रखा होता है जब, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त ताड़न जात या द्वितत्व गुण। जब ड और ढ, इनका परिचय वही रहेगा जो ड का है और जो ढ का है। जितने भी ढक्कन है सुनिए ध्यान से, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त ताड़न जात द्वितत्व गुण। हम देखते हैं सड़क, जब सड़क लिखा होता है तब आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है। जब आपको सड़क लिखना है तब आप ऐसे ही लिखोगे, आपको लगता है ये गलत है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है, क्योंकि पहला नियम ये कहता है कि जो विदेशी भाषा के हैं या अंग्रेजी के जो शब्द है उनके साथ में ये नियम, उनके साथ में ये चीज़ें नहीं आएगी, ये बिंदी नहीं आएगी। लेकिन वहीं अपने को लिखना है गढ़, जनरली मेहरानगढ़, नाहरगढ़ हम लिखते हैं, तब गढ़ जब भी लिखेंगे आप तब ये बिंदी आएगी। तब कौन सा है, उत्क्षिप्त वर्ण जो है इसमें यूज होगा। अब वही आप लिख रहे हैं, आपने लिखा निडर, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी क्योंकि ये यौगिक है। तो बिंदी का नियम क्या है
पहला नियम ये निकलता है, अंग्रेजी वालों में नहीं लगेगी। शब्द शुद्धि जब आप करो सॉल्व तब इस चीज़ का ध्यान रखो एक तो। दूसरी चीज़, जो यौगिक है, यौगिक का मतलब क्या होता है, जो योग से बने, योग किसका, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह इन सब के योग से जो चीज़ बनती है। जैसे निडर में नी उपसर्ग लगाए फिर डर। और फिर अगला नियम जो पहला होता है जनरली, शुरुआत में ये नहीं आएंगे। मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं डर, तो यहाँ ये नहीं लगा होगा। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे निडर दे रखा है, ढक्कन दे रखा है। अब ढक्कन की शुरुआत ही ढ से ही हो रही है, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी, तो शुरुआत में नहीं आएगी। डमरू में नहीं है, डर में नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हो पेड़, तो पेड़ नहीं होता, पेड़ होता है, तो इसमें यहाँ बिंदी आती है। फिर गढ़ लिखा तो यहाँ बिंदी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ तक कि किसी के डाउट हो तो। आपने पूछा नहीं, मुझे लगा आप पूछेंगे। हमने आउ तक चीज़ें देखी थी, ठीक है, अ से आउ तक। आपका पहला प्रश्न होता स्वर से संबंधित कि हमने ये चीज़ें भी देखी है, तो इनको क्या बोलते हैं। तो ये स्वर में काउंट नहीं होती, 11 नहीं होते, 11 होते, 13 नहीं होते। आप जनरली 13 कर देते हो और पहले ऑप्शन में 13 ही होता है। तो स्वर कितने होते हैं अपने, 11। तो ये दो क्या होते हैं फिर, इन दो को बोलते हैं अयोगवाह। अब आपके सामने सवाल दिया जाएगा, अयोगवाह स्वर कौन से हैं, निम्नलिखित में से अयोगवाह स्वर कौन से हैं। तो उसमें अपने को लिखना है इन दोनों को, इन दोनों को, ये दोनों जिस भी ऑप्शन में हो वो अपना आंसर होगा। हाँ जी, आपको बताना था ये हम शब्द शुद्धि वाले में वापस रिवाइज कर लेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है ना, कई बार जब हम शब्द लिखते हैं तो हम ध्यान नहीं देते बिंदी का। तो कहा भी जाता है हिंदी इज ऑल अबाउट बिंदी, पर हम देख लेते हैं बिंदी कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती। अनावश्यक रूप से बिंदी नहीं लगानी होती है। जैसे डर लिखा हुआ है, ठीक है, इनका नियम है कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे। ऐसा क्या है जो ये अलग से बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग होने के लिए बने। तो पहली चीज तो ये है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। जैसे आप ड से या ढ से थम लेते हैं ज्यादातर, तो मान लो ढक्कन, तो पहले ही ये आ गया, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी। अगर यहाँ बिंदी लग रखी है और वो शब्द शुद्धि में पूछा गया है कौन सा अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध है, शुरुआती तौर पे बिंदी नहीं आती। दूसरी चीज, योग से, जैसे डर है, अब बोलो शुरुआत में नहीं आ रही, सेकंड में थर्ड में आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो क्या निडर में आएगी, निडर में नहीं आएगी, भले ये सेकंड नंबर पे है, क्योंकि नी उपसर्ग लगा है फिर डर, तब बना है निडर। तो ये मूल शब्द नहीं है, तो ये किस में आएगी, ये आएगी मूल शब्द में। तो कौन सा मूल शब्द है, कौन सा नहीं है, कौन सा यौगिक है, इसका हम आगे के टॉपिक की जब बात करेंगे तब आपको और क्लियर होता जाएगा। डे बाय डे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ में। जो जो आपको काम दिया जाए, जहाँ जहाँ चीज़ें मार्क करने का बोला जाए, वो मार्क करते रहिए। अब अपने पास लास्ट 10-15 मिनट है, उसमें आपको ये चीज़ मैं नोट करवा देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न है, उनको नोट कर लीजिए और उनके आंसर आज के डिस्कशन से खुद निकालिएगा और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले तो लेते हैं, आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, जहाँ आवाज़ नहीं आए मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए स्वर कितने होते हैं, एक लाइन में एक प्रश्न, आगे आप उत्तर लिख लीजिए। पहला प्रश्न आपको लिखना है, प्रश्न हेडिंग लगाइए प्रश्न और लिखिए नंबर 1, स्वर कितने होते हैं। नंबर 1, स्वर कितने होते हैं। नंबर 2, मात्राएं कितनी होती है स्वर में, हाँ?
दिख रहा है लिखा हुआ? फिर आप लिखेंगे मूल स्वर कितने होते हैं। अगला लिखेंगे कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। ये रूप में बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा जब भी आती है तो गांठ लग के आती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ तक का नोट कीजिए जल्दी। असमान स्वरों की संख्या। फिर ऐसे ही अगला प्रश्न हटा लीजिए। समान स्वरों के योग से बनने वाली समान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर। इसको भी असमान स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों की संख्या लिख लीजिए। किस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न भी हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक में से प्रश्न आता है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है जो सब या तो छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। यहाँ तक का नोट हो गया आपके? कमेंट ऑन करना एक बार। हम्म। जिनके नोट हो गए या तो बोल लीजिए आप, नहीं तो कमेंट कर लीजिए। हो गया सर। जी सर हो गया। ठीक है। जी सर हो गए। सर ये वाली क्लास भी पे करोगे अपलोड, क्योंकि मेरी मिस हो गई स्टार्टिंग से। हाँ हो जाएगी, शुरुआत की 3 क्लास, कल तक की क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी। उसके अलावा फिर वेबसाइट पे आएगी क्लासेस। जो सीरियस होंगे फिर वही कैंडिडेट जुड़ेंगे और आपका अलग ग्रुप बन जाएगा फिर। और इस चीज़ अगर आपकी नहीं समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 15 मिनट में हम जब वेबसाइट पे आ जाएंगे उसके बाद में इसको मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से थोड़ी क्लास आज ख़राब हुई है। आपका भी ध्यान डाइवर्ट हुआ है और क्लास का भी थोड़ा हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए इस बारे में। जो कंटिन्यू करेंगे ना पता चल जाएगा कितने कंटिन्यू करने वाला है। कोई सीरियस है कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट भी अगर सामने होता है ना तो उसको कंटेंट डिलीवर करने का आनंद आता है, नहीं तो कोई सेंस नहीं होता। और जब भी आप क्लास लीजिए तब आप कमेंट बॉक्स बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि ये लिंक शेयर किया गया था ग्रुप के अंदर, तो वो होते ही है समाज में कुछ लोग जिनको अपना परिचय देना होता है। आप तो इग्नोर करो सर, हमने हाँ। पढ़ा, हमें पढ़ना है, ऐसे शरारती आंसर हर जगह नहीं होते हैं। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन देखो जब दोपहर के टाइम में क्लास होती है ना तब स्टूडियो तक आने में ही
वैसे ही ट्रैफिक की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो फिर वहाँ आते ही ऐसे कमेंट मिलते हैं ना, तब जो पढ़ने वाला है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर क्लास बीच में म्यूट इसीलिए की गई थी, सर से ही बात हो रही थी, क्लास बंद करने वाले थे, फिर सर से बात की गई कि इनका अलग ग्रुप बनेगा, जो सीरियस होंगे उनका आज ही ग्रुप बन जाएगा, अगली क्लास का लिंक मतलब कल की क्लास का लिंक ही उन्हीं को भेजा जाएगा, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप मिस कर लेंगे, बेसिक आपका मिस हो जाएगा, तो गलतियां ही आपके बेसिक में ही हो रही है ना। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको नहीं पता। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में उनको दिक्कत होती। मैं यहाँ सीधा बोलूँगा आगे कि करण प्रत्यय लगने पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, कईयों को पता ही नहीं बड़ी ई की मात्रा लेफ्ट में लगती है राइट में लगती है, तो उनके लिहाज से ये क्लास इंपॉर्टेंट थी। अब ये ऐसे प्रीलिम्स में आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे, स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती है, तो वहां तो संख्या दे रखी होगी 10 11 12 13, फिर वहां आपको कैसे पता चलेगा कि कितने होते हैं, कैसे सोचोगे। हर जगह कंटेंट में अलग अलग चीजें पड़ी होती है। अब किस किस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए, तो कल पहले तो 10 मिनट वो बता दिए जाएंगे आपको, और कैसे पूछे गए वो भी बता दिए जाएंगे विथ ऑप्शन। तो डायरेक्ट वो उन्हीं का स्क्रीनशॉट लगा देंगे जिन एग्जाम में वो प्रश्न पूछे गए, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। अब ये जो चार्ट है ये आपको ग्रुप में दिया जाएगा, तो आपको रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधा देखना है व्याकरण, व्याकरण के अंदर वी उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, और फिर करण। यहाँ से आपको रिवीजन करना है। व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं वर्णों के योग से क्या बनता है, शब्द। तो हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। तो शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों के योग से बनने वाले शब्द। तो वर्णों के योग से बनने वाले शब्द ये अधूरी हो जाती है। फिर अपने को याद आएगा नहीं, वर्णों के सार्थक योग से बना हुआ, तो वो शब्द है। फिर हम पद की बात करेंगे, फिर वाक्य और अवतरण इनकी बात करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं व्याकरण खुद की परिभाषा क्या है, तो जिसमें भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन है, तो वो क्या है, व्याकरण। फिर हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई। वर्णमाला के अंदर हम किन चीजों को देखते हैं, स्वर और व्यंजन को। स्वर के अंदर हम देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। स्वर की मात्रा कितनी होती है, तो 10। किसकी नहीं होती, अ की नहीं होती। तो इस प्रकार आपको रिवीजन करना है। और फिर ये चार्ट इसीलिए काम आएगा। स्वर की परिभाषा अगर पूछे तो बिना सहायता जो उच्चारित होता है उसको स्वर कहते हैं। फिर स्वर भेद के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। फिर रचना के आधार पर देखोगे तो मूल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, तो री है। फिर यौगिक कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। यौगिक के 2 प्रकार है, जिसमें आप देखोगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनमें समान स्वरों का योग होता है, तो वो कौन से है, आ ई और उ। फिर हम देखते हैं संयुक्त स्वर, जिसमें असमान स्वरों का योग होता है। ठीक है। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर हमने चीजें देखी कि इनका भी तो क्रम है, ये भी तो एक क्रम में लिखे गए हैं। तो कैसे लिखे गए हैं वो क्रम आपको यहाँ से डिफाइन हो गया, जैसे व्यंजन का अपना डिफाइन करा था। फिर जीभ के आधार पर देख लो, इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है ये। फिर आते हैं व्यंजन पे। तो सबसे पहले तो आपको क्रम पता होना चाहिए, पहले क, फिर च, फिर ट, फिर त, और फिर प। फिर ये चीजें, ये कंठ से उच्चारित है इसलिए कंठ्य, ये तालु से उच्चारित है इसलिए तालव्य, ये मूर्धा से उच्चारित है इसलिए मूर्धन्य, ये दांत से उच्चारित है तो ये दंत्य हो गया। ये होठ, दोनों होठ, तो इसको द्विओष्ठ्य भी बोलते हैं, क्योंकि प फ ब जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ आपस में मिलते हैं, तो इसलिए इसको द्विओष्ठ्य भी बोलते हैं। तो आपका इस प्रकार इस फ्लो चार्ट से रिवीजन हो जाएगा मात्र 10 मिनट में। और वही अगर मैं इनको लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे दूं तो फिर ये पेज हो जाएंगे कब तकरीबन 8-10 के आसपास आपके लिखे हुए, तो फिर आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। फिर हम अंत्यस्थ में ये देख लेते हैं, उसमें ये देख लेते हैं। फिर हम देखें प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो कैसे पूछा जाता है, तो वो कल हम प्रश्न लगा के लाएंगे इसके साथ में। आज की क्लास का हमने ये चीज़ें देख ली। अब इनमें कुछ डिबेटेबल है तो उनको कैसे क्या डील करना है। तो हमेशा जब भी आपके एमसीक्यू की बात करें, आरजेएस प्रीलिम्स के हिसाब से जब हम बात करें, तो हमें हमेशा बेटर विकल्प चूज करना है कि बेटर कौन सा है। इस हिसाब से हम एमसीक्यू को प्रिपेयर करेंगे। जब ग्रामर वाला सेगमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, तब फिर हम फाउंडेशन बैच में अगला पार्ट ले लेंगे आरजेएस मेंस का, जिसमें हम कंपोजिशन का सेगमेंट लेंगे। तब आप ऐसे लिखेंगे तब आपकी गलतियां नहीं होगी। जब आपको शब्दों का, पद का, फिर पद से बनने वाले वाक्य का बोध होगा, तो आपके सेंटेंस शॉर्ट होंगे, सरल होंगे।
तो इस प्रकार से आपकी भाषा में एक फ्लो आएगा, और जिसकी भाषा में फ्लो होता है उसी वक्ता को सुना जाता है, और जिस लेखक की भाषा में फ्लो होता है उसी लेखक की कृतियों, किताबों, रचनाओं को पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हमारी क्लास रहेगी, 1 बाय 1 हम सेगमेंट कवर करते जाएंगे, और हम ये भी रखेंगे स्टूडेंट को भी सुनेंगे, और एक बार बैच सेपरेट हो जाए उसके बाद में, नहीं तो अभी। हाँ जी, ये प्री प्लस मेंस की होगी क्लास। ये तो अभी प्रीलिम्स के हिसाब से चला रहे हैं, आरजेएस प्रीलिम्स के हिसाब से। हम फाउंडेशन का जब अगला, अगर आप फाउंडेशन में एनरोल करते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आप मेंस का सेगमेंट जो होगा उसके लिए भी, क्योंकि अब यहाँ से चीज़ें, आज का एजेंडा ये भी था कि आपको बताना है कि पर्यायवाची कैसे याद करने हैं, आपको वो पर्यायवाची भी देने थे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही हुआ, और उतना ही किया जाएगा जितना आपको समझ में आए, जहाँ तक आप समझ सकें, क्योंकि एक्स्ट्रा करवाने से फिर होगा नहीं। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना कोई उद्देश्य है नहीं, कोर्स तो कंप्लीट किया हुआ। बट सर ये आप 1 मंथ इसके क्रैश के अकॉर्डिंग ही चलाओगे कि स्टूडेंट के वो प्रीलिम्स के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बेस का तो प्रीलिम के बाद देखिए। नहीं, पहले सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही लिया जाएगा। प्रीलिम्स का आपके टारगेट रहेगा कि जून तक, जून एंड तक आपका प्रीलिम्स का सेगमेंट कवर हो जाए। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे। बाकी दूसरी यूनिट अपने कंप्लीट करने के बाद में आपको हेल्प मिलेगी जो याद करने वाले सेगमेंट है उनमें, कि आपको याद कैसे रखना है, चीज़ें कैसे याद करनी है। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी। कोर्स के बारे में सारी चीज़ें सर ने बता दी होगी आपको, नहीं तो कोर्स की फीस, कोर्स का स्ट्रक्चर, नोट्स वगैरह सबका एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। जो इनरोल हो जाएंगे उन सबको मिल लेंगे। नहीं तो ऐसे ही अभी जिस ग्रुप के थ्रू आप लिंक हुए हैं उसमें एपीओ के स्टूडेंट भी है, आरजेएस वाले स्टूडेंट भी है। एपीओ के जो स्टूडेंट है जो अगर यहाँ इनरोल हुए तो उनको पता है लास्ट की 3 क्लासेस ली थी। जिनको ये तक नहीं पता था लेटर लिखना कैसे, लेटर का फॉर्मेट क्या, कुछ कैसे लिख रहे हैं, कुछ कैसे लिख रहे हैं, उनको लेख लिखने में दिक्कत हो रही है। आपके ऐसे है, ऐसे और लेख में क्या डिफरेंस होता है, बस शब्द सीमा का डिफरेंस होता है और कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। उसके बारे में हम लिख के, जो प्रैक्टिकली कॉपीज लास्ट क्लास जो हुई थी एपीओ मेंस की, जो हमने गूगल मीट के थ्रू ली थी, उसमें कॉपीज के साथ में स्टूडेंट्स को बताया गया था कि आपके ये गलतियां हो रही है, और जो टॉपर्स है उन्होंने कैसे आंसर लिखे हैं और उनको कैसे मार्क्स मिले हैं। जो काट चाट करते हैं वो अभी से ध्यान दीजिए, काट चाट करने से बचें। जो अशुद्धियां कर रहे हैं कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो साथ के साथ बताए जा रहा हूँ। आप A4 शीट रखिए पास में और उस पर नोट करते रहिए, तो वो अशुद्धियाँ कलेक्ट होती जाएगी। आप भी एक बार लिखें तब चेक कीजिए कि मेरे कहाँ अशुद्धि हो रही है, किस टॉपिक में अशुद्धि हो रही है, तो वो साइड में नोट करते रहिए। आपको 10 मिनट दिए जाएंगे लास्ट में, 2 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 2 स्टूडेंट को 5 मिनट तक सुना जाएगा, उनके डाउट्स लिए जाएंगे और उनको वापस समझाया जाएगा कि आपके ये डाउट है तो इसका ये निदान है। तो इस हिसाब से हमारी क्लास चलेगी। एक बार फिल्टर हो जाए स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्लास का फ्लो आ जाएगा। फ्लो आने के बाद में आपकी डेली प्रैक्टिस भी होगी। 10 से 15 एमसीक्यू रहेंगे डेली, कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आपको ऐसे डील करना है। आपसे पहले उत्तर लिए जाएंगे, आप आंसर बताएंगे तो आपने किस बेसिस पे बताया वो चीज़ पूछ के, ताकि आपकी गलत ना हो और नेगेटिव मार्किंग से आप बच सके। तो इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपन कल से इस क्लास को कुछ और अलग तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सारे स्टूडेंट फिल्टर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। और आप जब क्लास लें तब स्टूडेंट्स जितने भी है जो सीरियस है, चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई सेंस है नहीं टाइम ख़राब करने का। और दूसरी चीज़, पहले हम फ़िल्टर कल ही कर लेंगे, कल की क्लास से पहले ही फ़िल्टर कर लेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपका और कोई डाउट हो और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट लिख सकते हैं। जी, वो बात करूंगा मैं सर से। जो सीरियस है आप अपना मैसेज डाल दीजिए, सर को डीएम कर दीजिएगा। और किसी का कुछ डाउट? आज वाली चीज़ आप रिवाइज कीजिएगा, आज वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको जल्दी। कोर्स परचेज, जी हाँ, इसी ग्रुप में मिलेगी, या फिर जो जो सीरियस है वो डीएम कर देंगे तो उनको वैसे मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा। जो एडमिन है वो सर खुद ही है या स्टाफ है जिनके पास में आपकी क्वेरीज जाती है, तो वो आपको बता देंगे। आपको या तो
एक पेम्पलेट दे दिया जाएगा इस कोर्स का बना के, तो उसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर और क्लास का ड्यूरेशन जो भी होगा वो क्लास का ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आपको ठीक से समझ में आ रहा है तो हम जल्दी खींच लेंगे किसी टॉपिक को, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा देके किसी और में मर्ज कर लेंगे, दूसरे टॉपिक में एडजस्ट कर लेंगे। इस हिसाब से चलेंगे क्योंकि सबका होना चाहिए, प्रीलिम्स होगा तभी तो मेंस लिख पाएंगे ना। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये आरजेएस का मैंने फॉर्म नहीं भरा जी और अभी उत्तराखंड का चल रहा है तो मुझे उसमें फॉर्म भरना है और मैंने स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है। जी। तो ये जो लेक्चर हो रहा है तो क्या मेरे लिए उसमें यूजफुल रहेगा? आपके सिलेबस में अगर हिंदी का सेगमेंट है, जिस जिस एग्जाम में हिंदी का सेगमेंट है उन सब के लिए ये चीज़ यूजफुल है। सर मैंने उत्तराखंड का भी फॉर्म नहीं भरा है, मैं आज या कल को भरने वाली हूँ, उसका 5 और लास्ट डेट है। जी। तो अगर आरजेएस में है हिंदी तो उसमें भी होना चाहिए सर? वो सिलेबस देखना पड़ेगा मैम आपको। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं। कि काइंडली जी जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जो फीस पे करेगा वो सीरियसली होगा और सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, डेट का कोई पक्का पता नहीं है, तो बाकी भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा जैसे भी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा वो बता दीजिए और काइंडली कैश बुक्स के अकॉर्डिंग फिक्स करके हमें 1 मंथ का तो क्योंकि फाउंडेशन का तो अलग चलेगा, किसी को आप उनका बता हाँ जी, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह आपके लिए अलग से चीज़ें डिज़ाइन करी हुई है, ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट की चीज़ें अलग से डिज़ाइन की हुई है। एक बार जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग होने के बाद में फिर क्लास ख़राब नहीं होती और टाइम भी ख़राब नहीं होता। सर वही है ना, क्योंकि अगर सर ना फीस नहीं बता रहे, वो कह रहे कोई नहीं, तो ऐसे कोई नहीं करेंगे ना तो वो भी आएंगे, जो फ्री में तो सभी आएंगे, तो जो फीस दे के आ रहा है वो ऑब्वियसली है कि वो अपना से करेगा, सीरियस होके करेगा, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप फीस अनाउंस करके उन्हीं को इनक्लूड कर। हाँ हाँ जी, सर ने बोल दिया 5 मिनट बाद में सारी चीज़ें अनाउंस कर लेंगे। सर खुद भी सुन रहे थे आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स। तो फीस के बारे में, कोर्स कैसे परचेज करना है, कहाँ रहेगा, ऐप पे रहेगा, लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा कि नहीं रहेगा, सिर्फ लाइव क्लास होगी, कैसे होगा, और ये हाँ आप जी, निश्चिंत रहिए कि आपको क्लास के क्योंकि सर बाद में। पता है क्या, ये ना मैंने देखा कि हम्म, स्टार अकेडमी का ये लिमिट है सर, मतलब कोई इतना नहीं होता पैसे पूसे का, इसीलिए चीजें हैपन हो रही है कि मतलब सभी नहीं आ नहीं रहे नहीं, वो चीज़ें मैं सर से अभी आज हम बैठ के बात करेंगे इस पे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी एटलीस्ट एग्जाम में अपियर तो हो सके। हमने ये सोचा था, पर वो कहते हैं ना भलाई का ज़माना है नहीं, तो हम इस चीज़ पे एकदम सख्त स्टेप लेके इसको कंक्लूड करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और क्लास के बाद में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत रहेगी नहीं। क्लास के बाद में आपको जो कंटेंट। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऑफिशियल ग्रुप में बच्चों को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ और जी। फीस है, 1-2 दिन बाद में आप कोई भी स्टूडेंट से फीस जमा करवा देना, कोई इशू नहीं है, ग्रुप बना देते हैं, मैसेज कर दीजिए सभी स्टूडेंट, फीस बाद में कर ले कोई इशू नहीं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो मुझे मैसेज कर दीजिए, उनके तो ऑफिशियल ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ क्योंकि एक बंदे की तो सारी पता पड़ जाती है सर। हाँ, वो मैसेज जो कर रहा था वो एक ही था, बाकी तो सबकी दिक्कत हुई थी ना उससे। हाँ हाँ, नहीं सर ये ऐसे ऐसे ऑफलाइन क्लास में सामने बैठे हो तब तो उनको पता चल ही जाए, पर ऑनलाइन लिखने में क्या जा रहा है, ना तो उनका चेहरा दिख रहा है, ना आईडी से पता लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ये चीज़ें सारी शॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ जी बोलिए सर। हाँ
उसके बारे में सर बता देंगे आपको सारी चीज़ें। आप जो नंबर है उन पे कॉल कर लीजिए एकेडमी का, उसके बारे में सारी चीज़ें सर बता देंगे आपको। ठीक है, फिर आज का करते हैं इतना, कल बात करेंगे वापस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।